स्टूडेंट, लेखपाल की परीक्षा और उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षा है, हिंदी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, तो हम PYQ सीरीज हिंदी का चला रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो वर्णमाला वर्णक्रम के जो चैप्टर है उस चैप्टर का हम लगभग 70 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में घोष वर्णों का सही विकल्प कौन सा नहीं है। तो घोष वर्ण का सही विकल्प नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें ग घ ङ ये घोष ध्वनियाँ नहीं है। देखिए, घोष और सघोष दो व्यंजन होते हैं, तो जिसमें अगर देखेंगे तो घोष या फिर सघोष जिसे कहा जाता है, उसमें सभी स्वर आते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ये सब सघोष हैं। लेकिन हमें विकल्प में क्या कह रहा है, विकल्पों में घोष वर्णों का सही विकल्प नहीं है, यही देखना है। तो यहाँ देखिए तीसरा, देखिए कह रहा है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष ध्वनियाँ हैं। लेकिन इसमें एक बात ये कह दिया गया है, यहाँ पर लगा दिए गए ना ग घ और अंगा ही घोष हैं, ये ही वाला बात जो गलत कर दिया है। और भी तो ध्वनियाँ हैं घोष के लिए ना, बाकी सभी देख लीजिए। और ऑप्शन में तो वर्णों के उच्चारण में गूंज होता है, गूंज मतलब एक कंपन होता है। जैसे बोलेंगे ग घ ङ, ऐसे बोलेंगे तो गले में थोड़ा कंपन होता है, तो इसी को घोष वर्ण कहते हैं। और जिसको बोलने से कंपन ना होता है उसे अघोष कहते हैं, जो झटके से निकल जैसे क ख ऐसे निकल जाता है ना, तो ये क्या है, अघोष है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या है, कह रहा है हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या अगर देखेंगे तो कह रहा है विकसित ध्वनियों सहित, तो विकसित ध्वनियों सहित व्यंजन 35 है। वैसे 33 है, क से ज्ञ तक 33 है, लेकिन उसी में स्र और ड़ ये भी जोड़ लिया जाता है ना, संयुक्त अक्षर जो होते हैं, तो इन सबको जोड़ने के बाद कुल 35 हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, तो अगर देखें तो 25 क्या होते हैं, हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, क वर्ग, ख वर्ग, प वर्ग, मतलब वर्ग वाले, ठीक है, 25 ये होते हैं। और अगर देखेंगे तो 4 और +4 अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंतस्थ और ऊष्म कितने हो गए, और प्लस में संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, 4 ये होते हैं। 12 ये हुआ और 25 ये हुआ, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 25। तो इसमें हम जो होता है संयुक्त अक्षर को छोड़ देते हैं, तो कितना बचा, 4 4 8 और 25, और प्लस में 2 और जोड़ लेते हैं, ड़ और ढ। संयुक्त अक्षर को छोड़ के ड़ और ढ ये दोनों जोड़ लेंगे तो हमारा कुल 35 निकल के आता है, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन देखेंगे तो री ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो इसका उच्चारण स्थान याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, जैसे होता है ना अकु सवर्णे कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु ऋषा नाम मूर्धा। देखो ऋतु ऋषा नाम मूर्धा, तो री वाला जो आता है मूर्धा से निकलता है। तो ये अगर देखेंगे तो ऑप्शन में कौन सा है, डी, ये सही हो जाएगा। आगे देख ले रहे हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, तो कह रहा है चौथा, हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 2 भाग हैं, कौन कौन सा, एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं 2 भाग तो दिया ही नहीं रहा है, तो इनमें से नॉन ऑफ द अबव यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर देख लें तो अल्प प्राण में हमारा स्वर आता है ना, जो जल्दी से निकल जाता है, और तीसरा और पांचवा वर्ड आता है, और प्लस में अंतस्थ व्यंजन यारा लावा ये आते हैं। और महाप्राण में जिसमें सांसें ज़्यादा लेना पड़ती है, हवा ज़्यादा निकलता है मुँह से, तो उसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड ऐसे याद कर लेना, जैसे क ख की स्पेलिंग नहीं याद करते, जिसमें यच लगता है वो समझ लो कि क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, और ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो हिंदी स्वर के प्रकार हैं, हिंदी स्वर के कितने प्रकार हैं ये पूछ रहा है। तो इसके लिए 3 प्रकार हैं स्वर के,
एक होता है कौन सा स्वर, बोलो। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में द्विमात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे प्लुत स्वर का एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, ओ अ म, ओम, ऐसा बोला जाता है ओम, ठीक है। तो ये 3 मात्रा का हुआ। आगे अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है औ और व वर्ण ध्वनियों के उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अकुश वर्ण दीर्घ इस तरह का। तो देखो औ किससे मिल के बना है, औ ये अ और उ से मिल के बना है, ठीक है, अ और उ से। तो अ का ध्वनि कहाँ से निकलता है, कंठ से, अकुश वर्ण कंठा। और उ को कहाँ से निकलता है, उ, उपो उपाधमानिया नाम ओष्ठ हो, तो उ ये कहाँ से, ओष्ठ से निकलता है। तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ पहला ऑप्शन कंठोष्ठ होना चाहिए। तो कंठोष्ठ बस इसी में है और किसी में नहीं है, ठीक है। इसको जरा से आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वे ध्वनियाँ जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक हैं, वो क्या कहलाती हैं, बताइए। तो जो अंग और अह, अंग और अह, इसको न स्वर में गिनते हैं हम, न व्यंजन में गिनते हैं। तो ऐसे ध्वनि को हम आयोग वा ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोग वा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से घोष के संबंध में असंगत मतलब जो सा गलत है उसको बताइए घोष के संगत में। तो अभी हम लोग घोष और अघोष मतलब घोष और अघोष ये पढ़े हैं। तो कह रहा है पहला, कह रहा है सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं, स्वर तो होते हैं, ये बात सही है क्योंकि स्वर में कंपन होता है ना। अगला है इनकी कुल संख्या 30 है, ये हमको मालूम नहीं है 30 है कि नहीं है, ठीक है। अगला देखें घोष का अर्थ है नाद या गूंज, ये बात सही है। अगला देख रहे हैं सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण घोष होते हैं, पहले और दूसरे वर्ण, ये भी गलत है। तो हमारा 2 ऑप्शन गलत हो गए हैं, कौन, एक तो बी गलत हो गया, एक डी गलत हो गया। तब मतलब कि इसमें से नॉन ऑफ दीज भी नहीं लगा सकते क्योंकि 2 आंसर गलत हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर ना अगर पूछे कि इनकी संख्या घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 31 होता है। और कह रहा है पहला और दूसरा वर्ण घोष होते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो लास्ट के जैसे ग घ ङ, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं ये क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। और सभी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो घोष होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या से गृहीत स्वरों का युग्म सही है। गृहीत स्वर का युग्म, गृहीत स्वर जैसे वो होते हैं जो हिंदी वर्णमाला में दूसरे किसी भाषा से लिया जाता है। जैसे ना हम लोग लिखते हैं क्या, ऑफिस, ऑफिस लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, ऑफिस ऐसा लिखते हैं। तो ये वाला तो हमारे, ये वाला जो है तो हमारे हिंदी वर्णमाला में तो है नहीं, तो ये हमारा गृहीत स्वर तो है नहीं। तो कह रहा है कौन सा स्वर गृहीत स्वरों का युग्म सही है। कौन सा सही है, गृहीत स्वर ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो खा हमारा जो है, खा तो हमारे खुद की भाषा से है, गृहीत स्वर तो खाली ये है ना, लेकिन युग में ये पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा जोड़ा ऐसा है जो गृहीत स्वर है। गृहीत स्वर मतलब किसी अन्य भाषा से लिए गए, आ तो मिल गया हमको लेकिन खा नहीं है। इसी तरह ये भी तो हमारे हिंदी की वर्णमाला में है, ये तो है ही, ये भी है, तो हमें तो कोई ऐसा ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा, मतलब नॉन ऑफ एबव, ऐसा कोई जोड़ा हमको मिला नहीं। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, इसमें चंद्र बिंदु है, क्या चीज़ है चंद्र बिंदु, बताइए। तो इसमें हमारा चंद्र बिंदु जो है ना अनुनासिक है, क्योंकि अंग
उसी की तरह ध्वनि निकलती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अगर देखें तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया, ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। वह अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व यही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। जिह्वा तालु, इचु यशा नाम तालु, ई च मतलब ई आएगा और च वर्ग आएगा और ये वाला श आएगा, ये तालु से टकराएगा। ये च वर्ग के ही हैं, ये घ जो है कंठ से आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। अनुनासिक का प्रयोग बताओ। चांद, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये वाला जो बिंदु होता है अनुनासिक से निकलता है। आगे देख ले रहे हैं। ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। उपो उपदमानिया नाम ओष्ठ, उ मतलब उ और प वर्ग जो आएगा, ये रहा प फ ब भ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो आगे अगर देखेंगे तो ज़रा इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन निम्न में से कौन सा है। कौन से संयुक्त व्यंजन है, तो छत्रंग्या, यही है संयुक्त व्यंजन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, लिखित इकाई वर्ड है, ठीक है, और जबकि मौखिक इकाई तो ध्वनि है, ठीक। आगे नेक्स्ट पीडीएफ चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। ऐसा कह रहा है कौन सा समूह सही नहीं है। तो देखो ओष्ठ से प फ ब भ, ये तो सही है। कंठ से क वर्ग आता है, सही है। मूर्धन्य च, ये तो मूर्धन ये नहीं आता, तालु से आता है। इचु यशा नाम तालु, तो ये तालु से आता है। आगे देख लेते हैं। बाकी आपको ये चीज़ ज्ञात नहीं होगा, वत्स वर्त्स, ये क्या होता है, न र ल श, ये व्यंजन होते हैं जो कि वत्स में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। करक कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, तो क वर्ग आएगा, ठीक है। क वर्ग में ग और घ आ जाते हैं, तो यही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ, ये बी आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो इसको मिलान करने के लिए बोल दिया है। कह रहा है कि अशुद्ध मेल कौन सा है। अशुद्ध मेल देखो, कह रहा है इसमें कि ड जो है सघोष है। सघोष मतलब जो तीसरा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये सघोष होते हैं, तो ये पांचवा वर्ड है, सही बात है। अल्प प्राण है, ये भी सही बात है, क्योंकि एक ही इसका स्पेलिंग अगर लिखेंगे तो खाली यन लिखाता है, तो यह अल्प प्राण है। इसी तरह मूर्धा है, तो मूर्धा तो नहीं है, ठीक है। नहीं यार, एक मिनट, क्या है ये, ड है कि ड है। ड है तो ये मूर्धा है, सही है, ठीक है। ये ड है तो मूर्धा है, सही है। ये क है तो कंठ है, सही है। अल्प प्राण है क्योंकि एक ही अक्षर इसका स्पेलिंग होता है, बस के होता है। और ये अघोष है, हाँ, क्योंकि सघोष जो होता है तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड होता है। इसी तरह ध देखेंगे तो ध क्या है, सघोष है। त थ द, हाँ, ये चौथा वर्ड आता है, तो ये सघोष है, सही है। महाप्राण है, सही है। ओष्ठ है, गलत है। उपोपदमनिया नाम ओष्ठ पा वर्ग में आता है। ओष्ठ, ये ओष्ठ तो है नहीं, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यही गलत था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ नासिका द्वार से निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। निकलती तो मुख से है, ऐसा कह रहा है ना कि उच्चारण में जो ध्वनि होता है मुख के साथ साथ हल्का सा नाक से भी निकलता है। ऐसे बोलता है तो नाक से भी निकलता है, तो इससे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। आगे देख लेते हैं। कह रहा है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, मतलब दीर्घ स्वर लिया गया है, तो ये दीर्घ स्वर है,
ठीक है। ये सब किसी न किसी से मिल के बने हैं, तो ये दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। जबकि हमारा रि जो है ये दीर्घ तो है, होता नहीं, ये अ भी दीर्घ नहीं है, ये भी दीर्घ नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से है। देखो ट वर्ग जो है ना मूर्धा से, और ये वाला षटकोण वाला सब मूर्धा से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख ले रहे हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि हाँ ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ का ऑप्शन नंबर बी ये रहा। अभी हम लोगों ने ट्रिक वो पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर वो भी नहीं है, तो ए छोटा वाला है, इसीलिए ये दीर्घ नहीं है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य से निकलता है। कंठ तालव्य से निकलने के लिए ये किससे बना होना चाहिए, अकु श्रवणे कंठा, अ से बना होना चाहिए, और तालु इचु ऐसा नाम तालु ई से बना होना चाहिए। अब ई चाहे जो, तो अ और ई से मिलके ए बनता है या अय बनता है, तो ए अय कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देख ले रहे हैं कि कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो है ना, ये पंचम वर्ड जो होता है, जैसे अंग ना, ड, अड़ा, ये सब, और ना, ये सब नाक से निकलती हैं ध्वनियाँ, तो तभी तो इसका स्पेलिंग यन होता है, यन फॉर नोज, ठीक है। तो इसीलिए ये अनुस्वार जो होता है पंचम वर्ड होता है। आगे देख लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक, कह रहा है जिन स्वर नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। उन्हें अनुनासिक कहते हैं, निरानुनासिक नहीं कहते, वो ट्रिक नहीं लगाने का, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं, ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त, क्या कह रहा है, संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर ये भी है, ये भी है, और ये भी है, बट ये जो है ना ये नहीं है, ये हमारा मूल स्वर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत, तो ता वर्ग जो होगा वो दंत से होगा, ता वर्ग को छोड़कर बाकी जो होंगे वो दंत से नहीं होगा। त थ द ध, देखो इसका ट्रिक क्या होता है, इच्चू ऐसा नाम तालु, रिट्टी रिश्ता नाम मूर्धा, ऋतु लिसा नाम दंता, ला आएगा, ल से ऋतु लिसा नाम दंता, तो ला तो होगा, हमारा बच रहा है या, यही नहीं होगा। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगर हम जिह्वा के आधार पर करेंगे तो ये जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक ठो तो आगे से निकलेगा, एक ठो बीचे से मूर्धा जो छूता है बीच में, और एक ठो तो पीछे से निकलेगा। ये विवृत जो है ना ये नहीं आता है जब जिह्वा के, क्योंकि ये ओठ से निकलता है। ओठ ऐसा जब गोला, एक होता है समृद्ध और एक होता है विवृत। जैसे ओ स्वर जब पढ़ेंगे ना, अ पढ़ेंगे तो आ नहीं, गोल ओठ नहीं बन रहा है। चलिए छोड़िए, इसका आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी। पार्श्विक ध्वनि मतलब जो कौन सी है, तो ये ला होती है, इसको याद कर लेना। ये बोलते वक्त ना हवा थोड़ा हमारे गलफड़े को ऐसे छूता हुआ निकलता है, ल ऐसे बोला जाता है ना। अगला देखेंगे, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है, इसको जानते ही हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है, तो अ, बाकी ये तो संयुक्त स्वर है, हुए ये छोटा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, च वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान तालु से है, हम लोग जानते ही हैं, इचू ऐसा नाम तालु। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण, क्योंकि इसके अच्छा स्पेलिंग लिखेंगे तो लास्ट में आगे कुछ भी रहेगा, लास्ट में क्या आ जाता है, यच आ जाता है, ठीक है, तो ये बड़ा कर देता है, महाप्राण हो जाता है। आगे देख लेते हैं, उच्चारण की दृष्टि से समलंब ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। ये भाई संबल है, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है।
तो ये संपृक्त है, संपृक्त ध्वनि जो होता है संबल। अब इसका अगर हम डिटेल में देखेंगे, संबल ध्वनियाँ क्या होती हैं, कह रहा है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, मतलब कोई ऐसा ध्वनि है जो दो व्यंजन से संयुक्त होता है, तो उससे जो मतलब वह जो ध्वनि होती है वो संपृक्त ध्वनि होती है और उसी को संबल ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर जैसे देखेंगे श और व, इन ध्वनियों के मध्य में म जो होता है ये ध्वनि संयुक्त हुई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वर अगर देखेंगे तो 4 है। 4 कौन कौन से हैं, बोलो। छोटा वाला जो है ना, अ ई उ और एक री। ठीक है, री भी छोटे वाले में आता है, इसको बड़े वाले मत लेना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के इसे वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। ये स्वर में यही नहीं आते, अंग और अह, क्योंकि ये आयोग वाह व्यंजन है। क्या है, आयोग वाह व्यंजन है, व्यंजन नहीं आयोग वाह उनको बोला जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में बांटा गया है, अल्पप्राण, महापाठ या घोष या सघोष, ऐसे 2 वर्ग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो जिह्वा की नोक जब ऊपर की दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से, मतलब ऊपर जब जाता है तो वो क्या होता है, ऊपरी, ये ऊपर जो जीभ का ठूंठ है ना वो छुआता है ऊपर की ओर। और कह रहा है जिस ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, मतलब वायु के प्रवाह को रोकती है। बाहर हवा जो निकलता है ना उसमें रगड़न थोड़ा ऐसा आता है। ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है, तो वत्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वत्स। इसके जो एग्जाम्पल देखेंगे तो न ऐसे आता है ना, हल्का सा न, और श, ये वाला श, और ये र, ला, ये सब वर्ड आते हैं। बस यही 4 याद कर लेना, बस इसी के आएगा और कभी और कुछ एग्जाम में नहीं पूछता है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी, तो ये ग्रीव ऐसा कोई तो है नहीं। हम लोग क से कंठ से सुने हैं, मूर्धा से सुने हैं, तालु से सुने हैं, वोष्ठ सुने हैं, वोष्ठ दंत, ये स्वर में आते हैं, लेकिन हम ग्रीव से कोई ध्वनि सुने नहीं है। अगला अगर देखेंगे तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसे किसे माना जाता है, तो इसे शब्द को कहा जाता है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले। वैसे क बोल दिए तो इसका कौन सा अर्थ निकला, कोई अर्थ नहीं निकला ना। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो वो कौन सा स्वर होता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर दीर्घ, देखो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, जितने भी स्वर आते हैं मतलब उसमें 1 मात्रा का समय लगता है। इसी तरह जब व्यंजन में जाएंगे तो उसमें 2 मात्रा का समय, एक तो आ तो बोला ही जाएगा, दूसरा वो वर्ड जैसे क पीछे में आ बोला जा रहा है, उसी तरह प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो उसे उसी क्रम में दिखाना और अलग अलग दिखाना, इसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे बचपन में लिखा नहीं जाता, कुछ शब्द लिखेंगे उसको लिखेंगे अलग अलग, उसका मात्रा भी अलग कर देते हैं, तो उसी क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। आगे देख रहे हैं, कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कहाँ ऑप्शन में, ये रहा 25, ये रहा। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। एक ठू तो अ से बना है और प्लस में ऊ से बना है। आ कंठ से होता है, ये ओष्ठ से होता है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कहाँ पे है ऑप्शन नंबर, अरे भाई ये ए है ना कि औ है, ई से बनेगा, कंठ ई से, तो कंठ तालु से बनेगा, कंठ तालु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंठ ओष्ठ से ओ और औ बनता है। ठीक है, बाकी अगला हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा अक्षर आता है। लोग सोचते हैं क के बाद ख आ जाता है, जबकि संयुक्त तो अक्षर अगर देखेंगे तो ऐसे जो ये छ बना है ना, ये किससे बना है, आधा क से बना है और किससे बना है, स से बना है, आधा क और स से बना है। तो ये जो बनेगा ना, ये क के जस्ट बाद ही रखाता है, तो ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, छतरी वाला छ जिसे कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, कौन सा अनुनासिक है, म यही नाक से यही निकलता है ना। आगे देख ले रहे हैं कर ल और श का उच्चारण किस स्थान से निकलता है, तो ल और श ये कहाँ से निकलता है, दंत से। ये स ना निकलता है दंत से, इसीलिए इसे दंती स्वर कहते हैं। अपुष वर्णे कंठा, ठीक है, तो ये दंत से निकलता है। बाकी आगे अगर देखेंगे तो इसका विवरण भी दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा उसको। जैसे देखिए कंठ से क्या क्या निकलता है, तालु से क्या निकलता है, हमें दंत से देखना था तो दंत से देख लीजिए, ये ला और सा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, ऐसा नहीं, स्वरों का उच्चारण। अब उसके बाद ऑप्शन दे दिया है कि व्यंजनों की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण, वो तो स्वतंत्र होते हैं ना, स्वर अपने आप निकलते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर के सहायता से होता है, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, तो इसमें कहाँ पर है ऑप्शन, बिना किसी की सहायता से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है तो ये सघोष है। सघोष में क्या होता है, स्वर आते हैं, स्वर भी आते हैं, और प्लस में या र ला वा ये भी आता है, और प्लस में क्या होता है, सघोष। हमको तो स्वर को छोड़ना है, इसीलिए इसको हम सघोष को छोड़ देंगे। बाकी पार्श्व में ल आता है, उसमें में स ख स ये आते हैं, ठीक है। उच्छिप्त में ड़ और ढ आता है, जिसे सड़क लिखा जाता है ना, पढ़ना लिखा जाता है, तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे गुरु स्वर कहते हैं। ह्रस्व से बड़ा गुरु होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा देता है ताकि आपका टाइम खींच सके, तो आपको बस मेन पॉइंट पकड़ना है। तो कह रहा है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है। अब कंपन होता है तो स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। कह रहा है स्वर तंत्री में कंपन होता है तो उसको काकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, काकल्य। इसके अंतर्गत जो होता है ना, ह आता है। कभी कभी ये डायरेक्ट देता है ह और ऑप्शन में दे देगा कौन सी ध्वनि है, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ प्लुत स्वर हमको मिलता है ना। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तो सही है। ह्रस्व भी होता है, संयुक्त स्वर भी होते हैं, जैसे ए, ऐ और ओ, ये संयुक्त स्वर है। लेकिन ये द्वित्व क्या होता है हमको इसको बारे में नहीं मालूम है। स्वर के कैटेगरी में हम इसको पढ़े नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी ये ओ जो है ना, ये स्वर दीर्घ स्वर में नहीं आता है। अगला देखेंगे, करा हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर हिंदी में देखेंगे तो ध्वनि 2 प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अगला देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार। क्या होता है मात्रा के आधार पर अगर देखेंगे तो ऐसे तो 3 मात्रा का होता है ना भाई, लेकिन हमको और स्वर मिले नहीं हैं, तो हमको यहाँ पर ऑप्शन में 2 मारना होगा, क्योंकि हमको ह्रस्व स्वर मिला है और दीर्घ स्वर मिला है। जो हम ओम लिखते हैं तो उसको तो कहीं हम लिखे नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उसे स्वर कहते हैं। अगला देखेंगे तो इचु, यसा, नाम, तालु
तालव्य से निकलता है, इसको तो मालूम है। अगला देखेंगे, कह रहा है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है कि नहीं? आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ मतलब अंदर हवा जाए, य र ल व ये व आएगा। आगे देखेंगे निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, तो अल्प प्राण अगर देखेंगे तो जिसमें स्पेलिंग में बस एक ही अक्षर लिखाएगा, तो ये ग में सिर्फ एक ही अक्षर लिखाएगा, बाकी पीछे में क्या लग जाएगा? हमारा यच लग जाता है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण, घोष क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। तो तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा तो यही ज मिलता है हमको च वर्ग में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओ उपोपद मनिया नाम ओष्ठ, तो डी आंसर हो जाएगा। अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत अगर देखेंगे तो देखो, अगर देखेंगे अर्ध विवृत में ना, तो आ जो बोलेंगे तो पूरा हमारा ओठ गोल नहीं होगा, उसी तरह अ जो है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? अर्ध विवृत स्वर ए जो है ये है। अर्ध विवृत मतलब आधा ही बंद, हम गलती से निकाल दिए थे, नहीं है लेकिन यहाँ पर है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, केवल मुख से निकलती है तो उससे निरानुनासिक कहते हैं, मतलब उसको नाक से निकलती ही नहीं है, बस मुख से निकलती है तो निरानुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृघ का वर्ण विच्छेद है। दृघ, द लिखोगे, फिर री की मात्रा लगाओगे, मतलब ऋषि वाला, और ग लिखोगे, अ लिखोगे। ऑप्शन नंबर ए में तो सही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतस्थ और 4 ठो अंतस्थ होते हैं और 4 ठो ऊष्म होते हैं, दोनों को अगर जोड़ लोगे तो हमारा 8 ठो निकल के आएगा, या वारला और श का श। रा का विवरण है, तो र एक वर्चस्व है और लुंठित है, और क्या है? सघोष है, क्योंकि जितने भी ऊष्म व्यंजन थे वो सघोष में आते थे, मतलब इनको बोलते वक्त गले में कंपन उत्पन्न होता है। और अल्प प्राण है, एक ही अक्षर मात्रा का समय लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं य का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो य का उच्चारण स्थान इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, ई च वर्ग और य तालु से होता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, मतलब महाप्राण किसमें होता है? जिसमें उसका अक्षर है और लास्ट में यच लगता है। तो देख लो किसमें लगता है, खल छ ठा ठा का टी एच होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? स्पर्शीय व्यंजन, तो क च ट प द तो नहीं होगा, द तो कोई स्पर्श व्यंजन का वर्ग होता है, च होता है, पा भी होता है और द भी होता है। ये होता है क्योंकि ये जो है ना ऊष्म व्यंजन है और ये अंतस्थ व्यंजन है, तो वही सब कानून इसमें भी लग रहा है, इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कंठ तालव्य कौन सा है? जिसका कंठ से भी निकलता है और तालव्य से, मतलब देखो अ प्लस ई से जो वर्ड मिलके बने हैं, तो अ और ई से, अ और ई से ये मिलके बनता है ए। आ और ओ से मिलके ओ आओ बनता है, आ और ऊ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श होना चाहिए, स्पर्श क ख ग घ सारे होते हैं, लेकिन यहाँ देखो आघोष होना चाहिए। तो आघोष मतलब घोष पूछा है, सघोष नहीं पूछा है।
स घोष कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन आ घोष में क, ख ये वर्ड आते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सा है? दांत से और ओष्ठ से भी निकलता है, तो दंत ओष्ठ व ऐसे बोला जाता है ना, तो वह जो है दंत ओष्ठ से निकलता है। रस मूर्धा से निकलता है, ऋतु ऋषा नाम मूर्धा ऐसे याद किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि एक द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाती है? द्वित हो जाए तो उसको युग्मक ध्वनि कहते हैं, मतलब एक ही ध्वनि दो बार में दो हो जाता है तो उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। अगला है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? ये है, ये और ये सब संयुक्त स्वर हैं, लेकिन ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण मतलब जिसको बोलने में यच आ जाए, जैसे खा को बोलने में लास्ट में यच आता है ना, के तो रहता है उसका अक्षर लास्ट में यच आता है, इसी तरह भा को बोलोगे तो बी आएगा और यच आएगा, तो महाप्राण हो गया। 2 मात्रा का समय लगा, हालांकि समय लगता है, लेकिन निम्न में अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड, तो अघोष जो होता है वो पहला और दूसरा वर्ड अघोष होता है, और सघोष क्या होता है? पांचवा, छठा, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, ये सघोष होता है और ये अघोष होता है। तो अघोष पूछा है तो अघोष पा 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 हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? पहला अक्षर है। आगे देख लेते हैं, निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है? कंठ मतलब अकु सवर्णे कंठा ना, अ और क वर्ग और स एक होता है, कंठ से निकलता है, स नहीं निकलता है, बस आ और क वर्ग। अगला है प फ व भ म व्यंजन होते हैं, तो ये कहाँ से निकल? उपपदमान्या नाम ओष्ठ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओष्ठ से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब एक साथ मिलेंगे तो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आगे देख लेते हैं कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, एक स्वर का प्रकार है, और क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण तो एक सेकंड, ये बा है कि वाह है? बा है ना, तो ब जो है ये सघोष है। कैसे सघोष है कि पहला दूसरा सघोष होते हैं और बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड क्या होते हैं? अघोष होते हैं। आगे देख लेते हैं, देखिए कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो बताओ ऊष्म व्यंजन कौन सा है? स ख श ह में ह आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या व र ला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसी में दिखाई दे रहा है। आगे देखिए कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन श ख श ह, श ख श ह कहाँ पर? डी ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं, कह रहा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? कुल वर्ण लिपि अगर पूछे तो 52 है, मतलब पूछ रहा है कितने पूरा अक्षर होते हैं हिंदी भाषा में। आगे पूछ रहा है कि मध्य स्वर कहते हैं, किसको मध्य स्वर कहते हैं? देखिए मध्य स्वर वो होता है जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है ना, आपका जीभ है मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे कहते हैं मध्य स्वर। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मध्य स्वर जो बीच में आता है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर अ ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे ना अ, थोड़ा सा हल्का सा जीभ ऊपर ऐसे ऐसे आ जाता है, ठीक है, तो मध्य भाग काम करता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, कह रहा है निम्न में कंठ वर्ण है, अ और ह विसर्ग जो होता है वो कंठ वर्ण, अकुह, अ क वर्ग और ह या विसर्ग, ठीक है। आगे क्वेश्चन र और म का रूप है, देखो आधा र और म लिखा है, तो ये क्या बनेगा?
आधा र ऐसे ऊपर जाएगा, म ऐसे बनता है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखते हैं, और बाकी और भी ऑप्शन देख सकते हैं आप, देख लीजिए। जैसे ये कैसे बनेगा? इसमें पूरा र होता है, ऐसे पूरा र होता है, इसे भी ऐसे म लगता है ना, तो ये जाके कुछ ऐसे आ जाता है, ठीक। और री कैसे बनता है? आधा म होता है, पूरे री पे चढ़ता है तो री बनता है। नेक्स्ट है प्र में पूर्ण वर्ण है। अगर आधा र होता तो उड़नतुआ र ऊपर लगता है, लेकिन यहाँ पर र आधा नहीं है, पूरा र है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण मतलब एक एक अक्षर अलग करना है आपको। उ लिखेंगे, आधा द लिखेंगे, या लिखेंगे, आ की मात्रा लिखेंगे, उद्यान न। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी मतलब कि बोलते वक्त मुंह से थोड़ा हवा बाहर निकलता है और वो जीभ को छूता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ऐ किससे मिलके बना है? अ और ई से, बड़ी वाले से, तो ये बनेगा ऐ। तो इसका तो कंठ से होता है, इसका तालु से होता है, कंठ ताल। कंठ ताल कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? श का उच्चारण स्थान क्या है? तो श, इचु यसा नाम तालु, बी आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण नहीं मतलब अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण जो है ज है, क्योंकि इसका अक्षर बस जे होगा और बाकी में एच लगेगा। जैसे के एच इसका होगा, जी एच जे एच इसका हो जाएगा, तो ये सब महाप्राण है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? उ ऐसे बोलोगे ना, उ तो पश्च समृद्ध, ऐसे खींच के जीभ कहाँ जाता है? पीछे हल्का जाता है। उ तो थोड़ा क्या होता है? पश्च समृद्ध। और तो गोल होता है, लेकिन जीभिया थोड़ा पीछे घुस जाती है, बड़का उ है ना, उ अगर बोले। बाकी आपको और सारी डिटेल दिया गया है, आप जो देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो जितने भी वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण आता है वो होता है, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा? तो इसमें अघोष वर्ण कौन सा है पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि झटके से इसका ध्वनि निकलता नहीं है, तो सघोष होगा नहीं, इसलिए अघोष की श्रेणी में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आएगा? तो क के बाद में। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन अगर देखेंगे तो 33 होता है, सिर्फ व्यंजन। आगे देखते हैं, कह रहा है वह व्यंजन है, किस तरह का व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। इसको या व र अंदर की तरफ हवा हल्का सा जाता है, हालांकि कुछ बोलते वक्त भी हवा बाहर ही निकलता है, लेकिन उससे कम निकलता है। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ये ग जो देख रहे हो कंठ से निकलता है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है ज्ञ ज और य, किससे? ज और य से।
तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी सही हो जाएगा, नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, तो इया एक स्वर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन मतलब बोलोगे तो मुंह से हवा एकदम स्पर्श करते हुए निकलते हैं, ह जो है संघर्षी व्यंजन। उसमें अगला कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ मतलब अ और ई से मिलके बना है, तो कंठ तालु ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, ए, ठीक है, यही तो मिलके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है, ट ठ ड ढ, ये ध नहीं है, त वर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर कौन कौन सा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण ये सी, इसी का तो स्पेलिंग आता है जी और एच, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, पार्श्विक ऐसे ला निकलता है, जीभ की हवा थोड़ा गाल के पास तक छूती है, ऐसे ला बोलोगे ना तो यहाँ से भी निकलती है, तो इसीलिए पार्श्विक व्यंजन इसे कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है, तो इसको घोष को आपको बताना है, घोष कौन सा होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड घोष, या इसे सघोष भी कहते हैं।